अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं 419 टू 451। इसमें ज़्यादातर डायबिटीज़ के हैं और उसके अलावा लिपिड डिसऑर्डर के हैं। तो इनमें से चंद एक डिस्कस हुए हैं, ज़्यादातर नहीं डिस्कस हुए हैं। तो वो एक जो डिस्कस हो चुके हैं उनको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, जो नहीं हुए उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। उससे पहले मौत के मुतल्लिक पढ़ लेते हैं। पारा 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 185। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं, तर्जमा, हर जान को मौत चखनी है और तुम्हारे बदले तो क़यामत ही को पूरे मिलेंगे। जो आग से बचा कर जन्नत में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंचा, और दुनिया की ज़िंदगी तो यही धोखे का माल है। हज़रत सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि तायदार रिसालत, शहंशाह नबूवत, पैकर अज़्म व शराफत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त, मोहसिन इंसानियत, अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वह जन्नत में दाखिल होगा। अच्छा जी, एक सिनेरियो है ये 419 में कि ये चंद पेशेंट हैं जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा मरीज़ है जिसके अंदर ग्रेटेस्ट रिस्क है हाइपोग्लाइसीमिया का। देखिए, इसमें आप सिनेरियो में देखेंगे तो एज का जिक्र है, ठीक है, डायबिटीज़ का जिक्र है और कुछ सेप्सिस का और रीनल फंक्शन का जिक्र है। तो ऐसा हम सिनेरियो तलाश करेंगे जिसमें एज मैक्सिमम हो, रीनल डिसऑर्डर भी हों और सेप्सिस भी हो। तो वो हमें लास्ट में मिलता है, तो उसी का जवाब यही है। एक 36 साल मेल है, डायबिटिक नहीं है, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन जब की तो हाइपोग्लाइसीमिया आ गया, लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का है वो केस, और उसका स्पेसिमन भी प्लेन ट्यूब में आया है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं था। तो इसका काज क्या होगा, ये साफ जाहिर है ये सिनेरियो से। तो ये आर्टिफेक्चुअल है, यहाँ आर्टिफिशियल लिखा हुआ था जो कि रिकॉल करने में गलती हो गई या स्पेलिंग मिस्टेक मैंने नीचे सेट करके लिख दिया। एक न्यू बॉर्न है, हिपैट उसका लीवर बड़ा हो गया है, रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया है। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि ग्लूकोज उसका कम आ रहा है, तो एसिडोसिस भी है लेकिन कीटोन्स नहीं है, जो कि एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है। कीटोन होने चाहिए थे इन फाइंडिंग के साथ, लेकिन साथ साथ उसका फास्टिंग इंसुलिन बहुत ज़्यादा है। न्यूबॉर्न फास्टिंग इंसुलिन ज़्यादा विद कीटोन नेगेटिव, तो आपका फौरन माइंड चला जाना चाहिए इसको ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ इंसुलिन हो रहा है। उसका नाम है परसिस्टेंट हाइपर इंसुलिनिक हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ इन्फेंट। बच्चा है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है और उसका स्ट्रॉन्गली रिलेट हो रहा है मिल्क के साथ, यानी कि मिल्क में कोई ऐसी चीज़ है, बेशक वो ब्रेस्ट मिल्क लेता है, काउ मिल्क लेता है, इवन कि अगर वो नॉर्मल फार्मूला मिल्क भी लेगा जो रूटीन में यूज़ हो रहा है तब भी उसको ये होंगे। लेकिन उसका जब यूरिन जो है ना वो पॉजिटिव आता है रिड्यूसिंग सब्सटेंस के लिए, जब हम उसको बेनेटिक से करेंगे, पूरा जिक्र नहीं है, और नेगेटिव आता है ग्लूकोज स्ट्रिप से जो हम कोमोडेन से करते हैं। तो कहता है कि कीटोन बॉडीज़ भी हैं। तो ये फीचर जो है ना ख़ास तौर पे कि बेनेडिक्ट से पॉजिटिव आना और स्ट्रिप से नेगेटिव आना और मिल्क के साथ एसोसिएशन, एक ग्लैक्टोज उसका नहीं डाइजेस्ट हो रहा जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इनके लिए स्पेशल फार्मूला मिल्क होते हैं, वो उनको दिया जाता है। द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर जो कि अनएक्सपेक्टेड सडन डेथ काज कर देगा हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड सडन डेथ है ना वो हमारे पास इन सब डिसऑर्डर में ना फैटी एसिड के जो ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर हैं उनके अंदर होता है। लेकिन फैटी एसिड डिसऑर्डर तब आपको डेथ काज करते हैं कि जब कुछ स्ट्रेस हो, सेप्सिस हो पेशेंट को, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, यानी कि उसकी जो इनटेक है वो काफ़ी हाल्ट हो जाए अरसे के लिए। क्योंकि अगर आप बच्चे को बचाने का इसलिए हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की स्क्रीनिंग करते हैं कि अगर हमें पता चल जाए इसको फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट है तो हम उसको स्ट्रेस फ्री रखते हैं
और उसको ख़ास तौर पे जो डाइट है ना उसको उसको फास्टिंग नहीं होने देते, तो फिर उनकी अच्छी बचत हो जाती है, वरना पता भी नहीं चलता बहुत हो जाते हैं। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उस वक्त हमने ई किया था, इसका ऑप्शन बी है। लेकिन जो प्लियोट्रोपिक इफेक्ट है ना, दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वेजोडाइलेटरी इफेक्ट है, एंटी थ्रोम्बोटिक है एंड सो ऑन। तो उन वो किस वजह से HDL काज करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर है, उनका मैकेनिज्म हमने लिख दिए। और दिस इज़ आउट ऑफ द स्कोप, इतना ज़्यादा नहीं आता, तो जिसको देखना हो वो इसको एक्सप्लोर कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन क्या है? ये एक HDL के ऊपर एक इसका कंपोनेंट होता है, इसको हम ट्रेटर बोलते हैं। मतलब ये ऐसा काम करता है जो HDL के गुड फंक्शन को भी बैड करने की कोशिश करता है। वो HDL तब अच्छा काम कर सकेगा जब उसके ऊपर TGs कम होंगे और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। ये उल्टा काम करता है, TGs उसकी तरफ लेके जाता है और कोलेस्ट्रॉल उससे अवे ले जाता है, तो ये वाला ऑप्शन बनेगा। तो ये नॉलेज बेस्ड ही है, तो ये आपको ऑप्शन ढूंढना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको फिट करता है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो फ्रेडवेल फार्मूला है, ये आपने सुना होगा नाम, ये हम कैलकुलेशन यूज़ करते हैं फॉर द LDL कोलेस्ट्रॉल। ये तब हम कर सकते हैं जब हमारे पास ना तीन चीज़ें हों, जब हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल पता हो, HDL का लेवल पता हो और TGs का लेवल पता हो। TGs डिवाइडेड बाई 5 हम कर देते हैं अगर मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उससे हमें VLDL पता चल जाता है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल में से HDL और VLDL माइनस करते हैं तो हमें LDL कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। इसके कुछ ख़ास कंडीशन भी हैं कि कब यूज़ हो सकता है, और मेरे ख्याल में आपके लिए इतना ही काफ़ी है। उसका चले मैं एक दो बता देता हूँ। TG इज़ लेस देन 400 होना चाहिए और फास्टिंग के अंदर सैंपल होना चाहिए। कौन सा लिपिड पैटर्न ऐसा है जो कि एथीरोजेनिक है? ये भी नॉलेज बेस्ड है। दो पैटर्न होते हैं, A और B, उनमें से B वाला जो है ना वो होता है एथीरोजेनिक। अब इसको याद करने का ये तरीका है, A फॉर अच्छा, B फॉर बैड या B फॉर बुरा। जो बुरा है वो एथीरोजेनिक होगा, तो B पैटर्न है। अच्छा, एक 65 साल बाबा जी हैं, तो उनका TGs लेवल बहुत ज़्यादा है, 19 मिलीमोल है। तो अगर इसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, दिस इज़ ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 1500, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो TGs का इतना ज़्यादा होना तो पेंक्रेटाइटिस का बायस बन सकता है, तो ये हमने देखना है। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना वो कौन से लेवल पर होता है? इसकी वैसे तो डिफरेंट लेवल्स हैं, लेकिन जो आपको मेजर याद रखना है ना, लेस देन 70 या लेस देन 3.8 मिलीमोल पर लीटर आपने याद रखना है कि उसके ऊपर हो जाता है। अच्छा, अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी का जिक्र है कि एक डायबिटीज़ की टाइप है जो कि HLA एसोसिएटेड है, ऑटोइम्यून का जिक्र है, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो गया, दिस इज अबाउट टाइप 1। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट हैं और उनका जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो प्रोसीडिंग 6 to 8 वीक्स में, वो हमें कौन बताता है? देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो HbA1c है वो आपको 8 to 12 वीक्स या 2 to 3 मंथ्स की आपको हिस्ट्री दे देगा, एवरेज ग्लूकोज कितनी है। अगर फ्रुक्टोसामीन की बात करें तो ये आपको ऑलमोस्ट 1 वीक की देता है। अगर एल्ब्यूमिन का जिक्र होता तो वो आपको 21 डेज़ की, ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते, 14 से 20 दिन के दरमियान आपको वो थोड़ा सा आइडिया देता है। वो कहते हैं एक ऐसी टर्म है जिसको हमने जिक्र करना है कि वो इंसुलिन का जो इफ़ेक्ट है वो एडिपोज टिश्यू पर जो जहाँ जहाँ वो एक्ट करता है वहाँ कम हो गया है, और उसकी कंपनसेशन में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ गया है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? यही है कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा, GDM है, हमने फ़ौरन निकाल लिया 3rd और 4th पोस्टमार्टम डे पे ना, हमने कहा कि इसको चेक करें कि यार ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस का क्या इसके ऊपर असर है, और लार्ज साइज बेबी भी है उसका। तो वो कह रहा है कि कब हमें करना चाहिए, उस वक्त तो हमें कुछ उसकी अच्छी कोई फाइंडिंग नहीं मिली। वो कहता है आपको कम से कम
6 to 12 वीक्स का होता है हमारा ड्यूरेशन, तो इसमें 6 वीक है, तो वहाँ से ही शुरू कर लेंगे। मिनिमम हमारे पास 6 वीक्स होने चाहिए। अच्छा, इसमें जिक्र है स्क्रीनिंग टेस्ट का, और आगे फिर वो बात कर रहा है टॉलरेंस टेस्ट की। लेकिन टॉलरेंस टेस्ट हमेशा जिसको हम OGTT बोलते हैं, ओरल ग्लूकोज, दिस इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, वो क्या होता है, GCT होता है, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है। तो मैंने इसको, मेरे घर में रिकॉल में मसला हुआ, उसको मैंने दुरुस्त कर दिया है। तो उसमें 50 ग्राम ही यूज़ किया जाता है, 50 ग्राम यूज़ किया जाता है। फास्टिंग की ज़रूरत नहीं हो जाती। आपको एक ही सैंपल लेना होता है। ग्लूकोज लोड 50 ग्राम पिलाने के बाद आपको 1 घंटे बाद सैंपल लेना होता है। 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उसका कट ऑफ है, क्लिनिकल डिसीजन लिमिट है। अगर 140 से कम आ गया तो हम उसको नॉर्मल डिनोट कर देते हैं। अगर 140 से ज़्यादा आ गया तो हम कहते हैं दिस शुड प्रोसीड टू द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और इसको 2 स्टेप अप्रोच करते हैं, जिसमें पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और सेकंड नंबर पे फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। वो कहता है कि इसमें से कौन सा ट्रू है फॉर द, ये भी गलत इसने, वैसे स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि आगे उसने ऑप्शन दिए हुए हैं डायग्नोस्टिक वाले। यहाँ पर भी ये ऑप्शन मेरे ख्याल में इसको इसको डायग्नोस्टिक करना चाहिए, डायग्नोस्टिक। तो बस असल तो है, आपको थीम पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं ऐसे ये MCQs आएंगे। इस तरह के ट्रू फॉल्स वाले वैसे भी नहीं आते। तो इसमें एक ऐसा ऑप्शन है, देखें कि OGTT आपको पता है कि 75 ग्राम लेते हैं, एक सैंपल फास्टिंग में लेंगे, 2 सैंपल लेंगे आफ्टर ग्लूकोज लोड, एक लेंगे 1 आवर आफ्टर द ग्लूकोज लोड, और तीसरा लेंगे 2 आवर आफ्टर द ग्लूकोज लोड। अच्छा, इसमें कह रहा है कि वो 100 लेंगे, और चार सैंपल नहीं होते, 4 सैंपल होते हैं 100 ग्राम के अंदर, लेकिन वो तब करते हैं जब आपकी 2 स्टेप अप्रोच होती है। और दूसरा वो कहता है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि 3 सैंपल तो नहीं होते, 4 होते हैं, और इसमें 3 होते हैं। ये ऑप्शन ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है इन दोनों में से, क्योंकि ये 1 स्टेप अप्रोच है और हमें 1 स्टेप अप्रोच ही यूज़ करनी है। और ये स्क्रीनिंग की जगह मेरे ख्याल में डायग्नोस्टिक आएगा। कौन सा क्रोमोसोम है टाइप 1 डायबिटीज़ और नॉन HLA टाइप जीन है, वो 11 नंबर क्रोमोसोम है। दिस इज़ नॉलेज बेस्ड। अच्छा, ये थोड़ा सा MCQ ऐसा है कि इसमें मैंने इसकी सर्च किया है, डिफरेंट ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, देखिए, इंसुलिन और आपका ग्लूकोज लेवल दे वो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे, कि जैसे जैसे आपका ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, देखिए आप हाइपोग्लाइसीमिया कर रहे हैं 70 मिलीग्राम से कम को, तो 70 से कम जैसे जैसे जाता रहेगा आपका इंसुलिन लेवल कम होता जाएगा। इंसुलिन लेवल क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का काम ही ग्लूकोज को यूटिलाइज कराना है, और हमारे पहले ही ग्लूकोज कम है, तो हम उसके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, और वो ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब ज़ीरो की तरफ कब जाएगा, जितना लेवल कम होगा। इन सब में लेवल कम कौन सा है, 20 है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। विच इंजाइम, जो ये एक मेथडोलॉजी है जिसके अंदर हम ग्लूकोज को मेजर करते हैं, वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज की मदद से, तो यही बताया गया है। उसके अंदर ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज उसको करता है, तो ग्लूक्रोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। ये एक कलर कंपाउंड होता है जो कि जिसको हम मेजर कर लेते हैं। इसी तरह ये भी एक मेथडोलॉजी है जिसके अंदर ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज के अंदर जब तो ग्लूकोलेक्टोन बनता है, तो वो भी हमारे पास ये प्रोसीजर है। और वो कहता है रेफरेंस मेथड कौन सा है, वो हेक्सोकाइनेज है। ये आपको याद करना है, ये बस इतना ही बात याद करनी है जितनी ये बात दी हुई है। वो कहता है कि OGTT है, WHO रिकमेंडेशन 75 ग्राम ग्लूकोज कितनी देर में पीना चाहिए उसको। लेकिन ये सेट क्राइटेरिया है, 5 मिनट्स में पीना चाहिए। वाटर कितना हो, 250 to 300 ml होना चाहिए। और उसको 5 मिनट इसलिए कहा गया है कि स्लो स्लो पीना चाहिए। गैग इफेक्ट भी अक्सर आ जाता है बहुत ज़्यादा मीठे की वजह से अक्सर, और आपको वोमिटिंग आ गई तो आपका ख़त्म, आपको फिर नेक्स्ट उसको दोबारा अगले दिन बुलाना है। तो इस वजह से तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि GDM के लिए है, और वो कह रहा है कि आपने वीक्स भी बताए गए हैं और 50 ग्राम ग्लूकोज ले गया गया है।
तो आप कब लेंगे सैंपल? 1 घंटे बाद लेंगे, ये हमें पता है। वो कहते हैं इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो ग्लूकोज मीटर के लिए ठीक है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। वैसे इस तरह के MCQs नहीं आते हैं। देखिए नॉट रिकमेंडेड फॉर, ये रिकमेंडेड है, तो नॉट वाला ऑप्शन गलत है। अगर नॉट की जगह लाइन हो तो ठीक है। शुड बी परफॉर्म एटलीस्ट, देखिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि टाइप 1 के लिए आप कम से कम 2 दफ़ा करेंगे। इट डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन। इसी तरह टाइप 2 के अंदर भी पेशेंट कंडीशन डिसाइड करेगी कि आपको परफॉर्म करना भी है, नहीं करना, करना है तो कितनी दफ़ा करना है। हाँ, डी ऑप्शन क्या है? अब रूल ऑफ एक्सक्लूजन है, अब डी ही ठीक होगा, लेकिन आप पढ़ भी देख लेते हैं। शुड नॉट बी यूज फॉर डायग्नोसिस। हाँ, ये देखें ग्लूकोमीटर आप जो अपने सर्जन, फिजिशियन, आप ओटी में रख सकते हैं, आप अपने क्लिनिक में रख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट फॉर डायग्नोसिस। ये नहीं कि आप किसी का मैयत करें और आप कहें कि ये 2 डायबिटिक है, तो प्री डायबिटिक है, तो नॉर्मल है। इट इज़ फॉर द मॉनिटरिंग, जस्ट फॉर मॉनिटरिंग और करंट कंडीशन को देखने के लिए होता है। अगला सवाल ये है कि कौन सा HbA1c का लेवल है जो उससे ज़्यादा होगा तो आपको ट्रीटमेंट रिजीम को ओवरसी करना चाहिए, रीएवैल्यूएट करना चाहिए। तो देखें वो 8 है। 7 हमारा ADA कहता है कि इट शुड बी 7। जो डायबिटिक पेशेंट है, इसका मतलब वो गुड ट्रीटमेंट में है और कंट्रोल में है। अगर 8 या 8 से ज़्यादा, इसका मतलब है कि वो ट्रीटमेंट रिजीम उसको रिवाइज करनी है, या तो उसको ड्रग ऐड करनी है, या जो ड्रग वो ले रहे हैं उसकी डोज और उसकी मेथडोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखिए, इनमें से 2 दिए हुए हैं, वैसे 4 हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए फास्टिंग का क्या है, ग्रेटर देन 7 मिलीमोल हो, जिसको 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कहते हैं। अगर 2 और पोस्ट प्रांडियल हम लें तो 11.1 या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। एक तीसरा क्राइटेरिया HbA1c के ऊपर बेस्ड है, अगर ग्रेटर देन 6.5 हो तब डायबिटिक है। और चौथा कंडीशन आपका ये है कि अगर आपको अंदर क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स हों, पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और कुछ और भी हमें फाइंडिंग मिल जाए डायबिटीज़ की, जैसे कि किसी आई वाले को रेटिनोपैथी मिल जाए, तो उनका कोई भी रैंडम लेवल ग्रेटर देन 11.1 मिलीमोल पर लीटर और ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज द डायग्नोस्टिक फॉर द डायबिटीज मेलाइटस। देखिए कोई भी ओवरवेट इंडिविजुअल है, कोई भी सिनेरियो दे सकते हैं कि वो ऐसा है कि वो एट अ ग्रेटर रिस्क है, तो उसका हम एवरी ईयर करते हैं उसको स्क्रीन, अगर वो एक स्क्रीनिंग पे नॉर्मल आ जाए। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ना वो कहता है कि कितने ml लेंगे हम सोडियम फ्लोराइड ना, ये मैंने अपनी टेक्स्ट बुक से देखा है, तो वो 2 ग्राम पर लीटर था, जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है इन अदर टर्म 2 मिलीग्राम पर ml के सोर पर। तो 2 का ऑप्शन नहीं है, तो यही है। अब जो अगला ऑप्शन है ना, वो हमारे जो टेक्स्ट बुक में है, वो सोडियम आयोडो एसीटेट के बारे में है, तो वो भी 2 था। ठीक है, तो सोडियम आयोडो एसीटेट भी 2 है। अब जो है ना आपका, क्योंकि ये लिथियम के बारे में है, तो मैंने देखा तो वो मुख्तलिफ एक उसने ChatGPT ने कहा कि 2 है, वो इससे इक्विवेलेंट किया, और एक ने कहा 0.5 है, और हमारी जो की कह रही है वो A है। मेरे ख्याल में इट शुड बी B और 2 होना चाहिए। उसकी रीज़न जो मुझे भी लगती है वो ये है कि देखें सोडियम और लिथियम दे आर मोनोवेलेंट, और मोस्ट प्रोबेबली जब इसका सोडियम का तो हमें कंफर्म है ना, ये हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। लिथियम का भी मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, क्योंकि मेरे पास सोर्स नहीं है और हम AI पर इतना ज़्यादा इन्हसार नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में यही ऑप्शन भी इज़ द करेक्ट। और मोस्ट प्रोबेबली ये आपको MCQs नहीं आएंगे, दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ IMM फॉर पेपर 1। हाँ, ये जो केमिकल पैथोलॉजी की रेजिडेंट है उनके पेपर 2 में आ सकता है। अगर हेमाटोक्रेट नॉर्मल है, तो जो प्लाज्मा होल ब्लड और प्लाज्मा के दरमियान ग्लूकोज का डिफरेंस जो है ना, वो 10 to 15% होता है। इन ऑप्शन में आपको ऑप्शन B मिल रहा है, तो वही आप सिलेक्ट करेंगे। कहता कौन सा इंजाइमेटिक मेथड ऐसा है जो कि आप नहीं यूज़ करेंगे ग्लूकोज में। अब ये हम देख चुके हैं कि जो हेक्सोकाइनेज इट इज़ रेफरेंस मेथड, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और डीहाइड्रोजनेज का हमने ऊपर पढ़ा है, दे आर कॉमनली यूज फील्ड मेथड है,
और हेक्सोकाइनेज भी हम कुछ सूरत में यूज़ करते हैं। आइसोमरेज बहुत कम यूज़ होता है, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर क्या, यूज़ भी नहीं होता, बस मोस्टली ये यूज़ होता है। अब रिसर्च वगैरह में पहले होता था, अब नहीं होता। 12 इसका जवाब डी है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर ग्लूकागोन लेवल क्या होगा, एलिवेटेड होगा और सप्रेस नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से। उसका ये होता है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेट्स सपोज ग्लूकोज देते हैं तो ग्लूकागोन लेवल सप्रेस हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है, ग्लूकागोन है ही इस मकसद के लिए बॉडी के अंदर कि उसने ग्लूकोज लेवल को अप करना है। तो जब उसको कहीं और सूरत से लोडिंग मिलेगी तो वो खुद ब खुद सप्रेस हो जाएगा। लेकिन डायबिटीज़ में ऐसा नहीं होता, बल्कि इवन के मोर इंक्रीज रेसिप्रोकल राइज आ जाता है, और जिसकी वजह से हमें क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया मिलता है। अच्छा, जो रेजिडुअल इंसुलिन सिक्रीशन जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर ना हम सी पेप्टाइड से मेजर करते हैं। आपको आइडिया होगा जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन फॉर्म में रिलीज़ होती है, फिर वो प्रो इंसुलिन, इंसुलिन और सी पेप्टाइड में डिवाइड हो जाती है। अब सी पेप्टाइड हम इंसुलिन की निस्बत क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ क्वाइट स्टेबल। इसकी हाफ लाइफ आलमोस्ट 30 मिनट है और इसकी आलमोस्ट 5 मिनट है, तो इट इज़ मोर स्टेबल, तो हम इसको यही मेजर करते हैं। और उसके अलावा इंसुलिन और सी पेप्टाइड को इस्तेमाल करने का ये भी फ़ायदा है कि सी पेप्टाइड ओनली जो कि ह्यूमन इंसान ने खुद बनाई है उसमें होगा, क्योंकि वो प्रो इंसुलिन फार्म में रिलीज़ होते हैं। लेकिन अगर उसने कहीं एक्सोजीनस ली है तो वो सिंपल इंसुलिन होगी, तो इसलिए भी सी पेप्टाइड किया जाता है। तो उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की हुई है, तो आप उसको भी फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उम्मीद है मैं कुछ चीज़ें आसान कर पाया हूँगा। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, मुझे बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।